पाकिस्तान नॉन स्कूल गोइंग स्टेटस रखता है। अच्छा, मतलब ये सफारती ज़बान में कोई होता होगा कि यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फ़लाँ मुल्क में कुछ मुल्कों के ज़िक्र होता होगा। तो इस सूरत का मतलब है कि एक तरह के और भी ताल्लुकात जो हैं सफारती सतह पर वो टाइट हुए हैं जी। और काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ते थे। ये नहीं कि कोई पढ़ते नहीं थे, काफ़ी लोग पढ़ते थे। ये नहीं है कि एक फार्मल उन्होंने एक वार्निंग दी है कि अगर आपको भूल गया हो तो आप इसको याद कर लें, नहीं, बल्कि जो बच्चे आपके जाते हैं उनको विड्रॉ कर लें। तो यहाँ अब वही सफारतकार रहेगा जो अपने बच्चों को बैक इन दी कंट्री पढ़ाना अफोर्ड कर सकेगा। ठीक है। तो एक तरह से ताल्लुकात की कशीदगी की अलामत भी ये कही जा सकती है। दूसरे ख्वाजा आसफ जो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, वो सेनेट की दफ़ा कमेटी के सामने उन्होंने कुछ बातों की वजाहत की है जी। और कुछ तफसील के साथ उनका जिक्र किया है। और एक तो खैर बात उन्होंने बिल्कुल साफ खैर दो टोक लफ्ज़ों में कही है कि ख्वाजा आसफ जैसा ही आदमी कह सकता है कि भी इंडिया से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसे कोई वही इस बात का इम्कान नहीं है कि हम इंडिया से मुज़ाकरात करें और ये मुमकिन नहीं रहे। जो सूरत हाल है, इंडिया जिस तरह का एटीट्यूड है और वो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, तो हम कैसे उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक तो इस्लामाबाद के सफारतखाने में हाल, दूसरी तरफ ये बात, इसका क्या मतलब लिया जाएगा। तीसरा ये है कि वहाँ हड़ताल तारा की कोई अपील थी, एक जनाजा भी था, तो वहाँ कश्मीर में वहाँ उन्होंने ये अली गिलानी को और मीर वाइस को गिरफ्तार कर लिया जी। है। मतलब उनको हिरासत में ले लिया है और उनको वहाँ जाने नहीं दे रहे, या जो भी सूरत हाल है, जिससे नज़र आता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुक विज़ाविज़ कश्मीर कहाँ पहुँचे। 17वां दिन है वहाँ कर्फ्यू का। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा आसफ ने इस बारे में भी कहा कि हम कश्मीर के मसले को आलमी रायआमा हवार करने के लिए लेके जाएंगे आलमी रायआमा के पास और समझाएंगे, बताएंगे। सोया रहे हैं हम ना जी, हम तो कश्मीर के मसले को एक तरह भूल जाते हैं, तकिया के नीचे रखकर इस्तराहत फरमाते रहते हैं, और फिर जब याद आता है तो भड़बड़ा के उठते हैं और जैसे कोई डरावना ख्वाब देख लिया होता है, फिर चल पड़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर चल पड़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं। हमने भी कश्मीर के मसले पर एक अजीब रवैया अख्तियार किया हुआ है। अगरचे मैं ये भी कहता हूँ कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान ने कीमत भी थी। 48 की जंग लड़ी, 65 की जंग लड़ी और 71 की जंग भी उसी बुनियाद पर बनी थी, वरना इस पाकिस्तान का सारा मुकदमा क्यों बनता। ऐसी पूरी सूरत हाल के तहत अब देखा जाए तो वहाँ सेनेट की कमेटी के बाद उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया, उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात का जिक्र, ड्यूरलैंड का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कौन सी ड्यूरलैंड, अब इट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर। बिल्कुल 100 साल 150 साल पहले, 120 साल पहले अंग्रेज़ों के साथ आपने माहदा किया था, उन्होंने इसकी तकसीम इस तरह कर दी थी। अब जब अंग्रेज चला गया तो ये हिस्सा हमारा हिस्सा था, इस पर तुम्हारी सवरेंटी नहीं थी। बिल्कुल। और तुम इस चक्कर में हो कि 100 साल के बाद ख़त्म होगी। 1000 साल पहले तो पूरी दुनिया में तुम्हारी हुकूमत होती होगी, और थी। मुगल वहाँ से होते हुए आए थे, गजनवी, महमूद गजनवी वहीं काबल अफगानिस्तान के एक महल्ले से उठ के आया। तो क्या इसका मतलब क्या हम ये कहें कि अफगानिस्तान वो एक तरफ हमारी कहते हैं कि हम कहते हैं कि जिससे हम स्टैटिक डेप्थ कहा करते थे, वो आप अफगानिस्तान, और इसके मतलब बड़ा गलत ले लिया है। पहले इसका मतलब आज तक 15-20 साल तक ये नहीं लिया गया स्टैटिक डेप्थ का मतलब कि हम समझते हैं कि अफगानिस्तान हमारा मकबूजा इलाका है, वो हमारे पास रहना चाहिए। कभी इसका मकसद नहीं लिया गया। ये एक इस्तिलाह थी, दफाई इस्तिलाह थी, जिसका मतलब था कि अगर हमारा बैक चार्ट, हमारा पिछवाड़ा मजबूत होगा तो हमें ख़तरा नहीं पैदा होगा। हम इस लिहाज से अगर इधर से अटैक हुआ तो हमारे पीछे दूर तक हमारी एक फ्रेंडली सरजमीन होगी, ये मतलब था। अच्छा। इसके अलावा कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब ये थोड़ा कि हम अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ जाएगा तो हमारा जोग्राफिया बढ़ जाएगा। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का ये मतलब नहीं हुआ करता। डेप्थ को उस मानों में ना लें, कुछ जोग्राफिया मानों में ना लें, उस मानों में स्वाय इसका कोई मतलब नहीं था कि अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमारे दफा के नुक्ता नज़र से हमारा बैक चार्ट, हमारा पिछवाड़ा मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा कोई मतलब था। इस्तेमाल करते रहे। अब आप ड्यूरलैंड का मतलब कि किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका हक है पूरे सब कॉन्टिनेंट। अबे काबल भी पेशावर का, ये पंजाब का हिस्सा रहा है यार। अगर देखा जाए तो पंजाब की हुकूमत कहाँ कहाँ तक फैली, तो हम दावा करते हैं कि ये हमारा हिस्सा रहा। पेशावर यहाँ पंजाब का हिस्सा आज तक नहीं, काफ़ी अर्से तक। तो ये सारी सरहदें जो थी वो अब फाइनल जिस तरह हुई हैं, वो अगर ये अशरफ गनी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं तो समझता था पढ़ा लिखा आदमी है, भाई जो अजीब गरीब बोंगिया मार रहा था, बस इससे ज़्यादा मैं क्या मतलब। हम ख्वाजा आसिफ साहब ने सेनेट में ये भी फरमाया कि भी अफगानिस्तान में बॉर्डर पर झड़पें होती हैं, हमें कुछ ज़्यादा उस पर अब जज्बाती बस ज़्यादा सख्ती नहीं दिखानी चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए। मतलब ताल्लुकात के मामले ये है कि उनके इतने लोग यहाँ आबाद हैं, इस पर तो शुक्रिया अदा करते हैं, और अब वो वापस जाना चाहते हैं, वापस लें उनको। अमेरिका ने तलब किया कि भाई बताओ हमें
कि कितने अफगान महाजरीन जहाँ हैं उनकी वापसी का क्या बंदोबस्त है, क्या वो भी स्पेंड। भाई आप लोग हर बार जो आपको सूट करती है वो तो कहते रहते हैं, बिल्कुल, जो आपको सूट नहीं करती उस पर आप जी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये सेनेट कमेटी में इस पर बहुत सारे 2-4 बयानात की वजह से बात जो है वो ज़्यादा वजाहत के साथ समझ आ जानी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ये कमेटी का इजलास, ख्वाजा आसिफ का वहाँ बयान, और खुदा कश्मीर की सूरत हाल, इंडिया का बच्चों को वापस बुलाना, पाकिस्तान का इस बात पे इसरार कि ये बात मुज़ाकरात इस तरह नहीं हो सकती, इंडिया से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। वो बस बात को टालता रहता है और उसके अलावा कुछ नहीं करता। मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरा शुरू कर देता है। देखो नतीजा क्या होगा भाई। बाईलैटरल मुज़ाकरात का मतलब ये है कि अगर दोनों फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक हो, अगर मुत्तफ़िक नहीं होते, मसलन अभी वो हमारा इलेक्शन कमीशन का मसला था मुकम्मल किए जाए, अब कर दिए, 4 लोग ले लिए, खातून भी ले लिए, बाकी तीनों सूबों को ले लिए। इमरान खान ने कहा जी हमें पंजाब के नुमाइंदे पे इतराज़ है, हमसे नहीं। भाई मशवरा तो अपोजिशन से किया जाना ना, अब मशवरा किया गया, जैसे किया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन किया गया, कर लिया गया। खुर्शीद शाह ने कहा जी कि ना हमने इस मामले पे जो जरूरी थे, और परवेज सिंह ने तो ये कह दिया कि ये इमरान खान की बात मान रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन बन ही नहीं सकता। यानी अगर आप तय कर लें मुज़ाकरात को या नहीं निकालना तो चल निकल सकता, अगर आप तय कर लें कि TRO नहीं बनना, दोनों ने तय किया वो नहीं बन सकते। देखें ना, ये तो है कंसेंसस, इस तरह नहीं होता। जिस दिन ये TRO की मेज पे बैठे थे उस दिन तय हो गया था ये नहीं बनने, ना उनके इंटरेस्ट में है ना इनके इंटरेस्ट में, ये बनेंगे नहीं और नहीं बने। ठीक है, वो अगर आप तय कर लें इलेक्शन कमीशन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर आप कह लें NFC अवार्ड नहीं आएगा, नहीं आएगा, कंसेंसस से आना ना। अब सूबे अगर 2 एग्री नहीं करते, 1 एग्री नहीं करता तो कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं। अब ये चीख तो रहे हैं वफाक ने NFC अवार्ड नहीं दिया, पहला अवार्ड भी नवाज शरीफ ने दिया था वैसे बाय द वे 90s, अर्ली 90s में जब वो आए थे तो पहली बार बहुत दिनों। अब आप उस पर एग्री नहीं करेंगे तो क्या करेगा? मिसाल के तौर पर सिंध कहता है हमें ये आबादी तस्लीम करो, पंजाब कहता है हम नहीं मानते, तो क्या करेंगे? वो भाई को कहे कि भाई देखो मेरी इज्जत का सवाल है, मान जाओ, वफा के हम हमें दे देने चाहिए। ये तो नहीं हुआ करता ना। पहले ही लोग पंजाब के नाराज़ हैं, जो समझदार लोग हैं, कि बहुत सी रियायतें हमने NFC अवार्ड वगैरह में देकर बलूचिस्तान की खातर या किसी की खातर भी या मुल्क की यकजहती की खातर बहुत से हकूक़ से दस्तबरदार हुए हैं। तो क्यों हम करें इसमें? तो जब आप तअस्सुब दिखाओगे तो दूसरे सूबे भी तअस्सुब दिखाएंगे। NFC अवार्ड भी इस तरह कंसेंसस के साथ, कुछ चीज़ें कंसेंसस से जो नहीं है उस पर आप एतराज़ करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का जो इमरान खान ने वैसे वहाँ ऐलान किया है 13 नुकाती एजेंडा, उसमें 2-4 बातें बहुत अच्छी हैं, यानी कुछ तो बातें हैं। एक तो ये बात है, ये बहुत लेट अनाउंस किया गया। आपके 3 साल गुजर गए हैं, 3 साल तक अपना आप बता ही नहीं सके कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, आपने वहाँ पख्तूनख्वा में क्या करना है। अब आप बता रहे हैं कि जो करप्शन को पकड़ेगा, और हम एक कानून और ला रहे हैं जो करप्शन को पकड़ेगा, और जब बताएगा इन साइड बैठा हुआ कि मेरे साथ वाले ने ये धांधली की है, इतना पैसा इसने खुर्द-बुर्द किया है, तो पैसा हम रिकवर करेंगे तो 25% आपको दे देंगे। अच्छा, ये इंसेंटिव आप पहले भी दे सकते थे। एहतसाब बिल बहुत सख्त किया जाएगा, और पहला एहतसाब बिल है उसको तो इम्प्लीमेंट करो। उसका जो मौसम था इस्तीफा देकर चला गया कि चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर। अब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बहुत शिकायतें, उनको आप कवर अप कर रहे हैं। अब आपने कहा कि हमने उनसे ले लिया है, MPS से जो फंड देते थे वो ले लिया है और बल्दियात के जरिए काम करेंगे। भाई ये तो सब जगह होना चाहिए, पंजाब में नहीं हो रहा, सिंध में नहीं हो रहा। यानी कि ना सिंध की हुकूमत ना पंजाब की हुकूमत सोचती है कि जो फैसले होने लाहौर में हों या कराची में हो, और बल्दियाती निज़ाम के तहत जो लोगों को फंड मिले हैं वो इस्तेमाल ना किए जाए। ये इमरान ठीक कहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो फ्रंटियर अभी तक वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा की हालत है वहाँ भी कोई फंक्शनल थोड़े हैं। अब आपने इरादा जाहिर किया है कि इसको फंक्शनल किया जाएगा, होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एक सूरत हाल है कि उन्होंने एक 13 नुकाती एजेंडे का ऐलान किया है। अब 1.5 साल में वो एजेंडा नाफिजुल अमल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इसके बारे में सोचने की। अस्पतालों की हालत बदल दी जाएगी, हमने पुलिस का बदल दिया है, उनको इख्तियार दिया, अब हम कानून बना रहे हैं। यानी कानून था ही नहीं। एक ये था कि पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो IG हमने मुकर्रर कर दिया है। उनके कहने पर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जिसको IG बनाना बना लो, वरना हक फेडरल गवर्नमेंट का होता है। और उसने कहा कि ठीक है अब आप, तो उन्होंने कहा कि भाई जो चाहे तुम करो, वो इंडिपेंडेंट है, क्या है, कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन वो तब्दील भी नहीं हुआ। 3 साल से गुजर गए हैं, 5 साल में वो तब्दील नहीं होगा। यानी कि वो इतबार पुलिस के IG पे नहीं, एक फ़र्द पर है, ये दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, जिस पर कहा जा सकता है। अब कानून के तहत क्या किया जाएगा, आइंदा क्या होगा, सूरत हाल वो तो देखी जाएगी। ये अब हमारे यहाँ की सूरत हाल है। अच्छा, चीन से जो उनका बैंक है उससे मुआहिदा एक शहबाज शरीफ ने फिर कर दी है।
अच्छा, चीनी जो है शहबाज शरीफ के अंदाज जो है ना, ये तरक्यात का कर दो, वो उस पर बड़े खुश रहते हैं। वो कोई उन्होंने बताया कि पहले शेंजन स्पीड कहा जाता था कि किसी सूबे के लाके कि उस स्पीड से काम हो रहा है, कहना अब वहाँ हमारे यहाँ मिसाल दी पंजाब स्पीड, अच्छा, कि काम पंजाब स्पीड से होता है। तो इन्होंने इसके साथ जो एग्रीमेंट किया बैंक ने, वो शायद 20 अरब की सरमायाकारी जो है वो चूनिया में की जाएगी, जहाँ उनके कोई 2000 एकड़ ज़मीन पर उनके इंडस्ट्रियल स्टेट कायम की जा रही है और वहाँ काम करेंगे। देखें, ये काम सिंध में भी होना चाहिए। सिंध में इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा मौके हैं। कराची वहाँ उनका इंडस्ट्रियल और कैपिटल कमर्शियल हब है, उसको यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ ही ज़रा फासले पर आपने नूरियाबाद की एक, हैदराबाद उसके दरमियान एक स्टेट बनाई तो चली नहीं है। क्यों? इर्द गिर्द के डाकू अपने पाल रखे थे फुडेरों ने, वो वहाँ भत्ता लेते थे। अब उसको या आप फाइल करें, हैदराबाद की इंडस्ट्रियल स्टेट फाइल करें, सक्खर की इंडस्ट्रियल स्टेट को फाइल करें, और वहाँ बड़े इम्कान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत इम्कान हैं। आप दूसरे मुल्कों के खिलाफ तकरीरें करने के बजाय जाके वहाँ काम करें और वो पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। ये तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो वो ले रहे हैं, और मेरा ख्याल में इसकी उन्होंने तारीफ भी की है। और अच्छा, अब जो सियासी सूरत हाल है वो सिंध की, जो मैं सिंध में कायम अली शाह साहब आज शायद अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे, पीपल्स पार्टी करेंगे। पीपल्स पार्टी उनको गैर मामूली ट्रिब्यूट पेश करेगी, खराज तहसीन पेश करेगी, कमाल के काम किए। और एक बात की तारीफ़ तो कल खैर खुर्रम दस्तगीर ने भी की और लोग भी करते हैं और दुरुस्त करते हैं कि पार्टी से लॉयल्टी उनकी मसाली है। अगर 7-8 साल वज़ीर आला रहे तो यूं ही रहे जी, पार्टी से उनकी लॉयल्टी थी और वो एक लंबे अरसे थी। वो बल्कि याद दिलाया कि ये सन 76 में आए थे बात करने, तो उससे पहले 50 साल हो गए हैं ये पार्टी के साथ इनकी वाबस्तगी, जब से पार्टी बनी है। 69 वगैरह में जब आगाज़ हुआ होगा इस पूरी मूवमेंट का, उसके वक्त एक यंग कायम अली शाह के साथ था, और आज वो कायम अली शाह है जिसको गोया मौजूदारू बना के पेश किया जाता है हमारा मीडिया, सोशल मीडिया। और वैसे लंबी उम्र की वजह एक ये है कि जहाँ तक मैंने पहले भी सुना चाहिए, याद पड़ता है कि अर्ली 80s की बात है या 70s की, अर्ली 80s की शायद बात है कि जब ये आया था या 70 के आखिर की, कि इनकी खबर इनकी डेथ की छपी थी, तस्वीर के साथ छपी थी, जंग में भी छपी थी। और अगले दिन बड़ी माजत हुई है जब बार रूम में खुद ही पहुंच गए तो उस दिन से माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। अब नए में ये आया कि जमीलुज़्ज़मान जो हैं जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे आज। ये हाला मखदूम तालिबुल मौला के बाद जहाँ जिसके घर भी पीपल्स पार्टी बनी थी, उनके ख़ानदान का भी कहना है कि हमें इख्तियार दिया जाए। क्या नाम है, मखदूम अमीन फ़हीम पहले चाहते थे उनका बेटा हो जाए, पीर पगाड़ा चाहते थे उनका बेटा हो जाए, जतोई चाहते थे उनका बेटा हो जाए। ये बड़े ख़ानदान है ना, ये अपने अपने बेटों के लिए कोशिशें करते रहे कि इनके बेटे हो जाएं। बल्कि अयूब खान का तो जिसका ज़ियाउल हक का तो फ़िक्रा मशहूर है कि उन्होंने एक से कहा कि आपका बेटा कब होश में होता है कि मैं उससे बात कर सकूं या उनसे कह सकूं कि वो आके मुझसे गुफ्तगू करे, होश में होता वाली बात इस्तेमाल की। तो वो ज़ाहिर है कि जो ख़ानदान सबको मुतमिन करना पड़ता है, वो कहेंगे ये कहाँ से आ गया, मुराद अली शाह को फिर ले आए, हम भी तो हैं पढ़े हैं राहों वगैरह की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन बहरहाल उन मुलाकात भी करेंगे और मुलाकात का मतलब इस पस मंज़र में समझ लेना चाहिए जी। बड़ी खबरें यही हैं। बाकी ये कहा जा रहा है कि IMF से लादगी का ऐलान 4 अगस्त को करेंगे। अच्छा। इसाक डार साहब कहेंगे कि अब मैं IMF से पैसे नहीं लूँगा, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो गया है। इंडिकेशन कुछ अच्छे आए भी हैं, आपकी स्टॉक मार्केट आ रही है, ये दुनिया में नंबर 5 पे जा रही है, एशिया में नंबर 1 पर है इस वक्त। यानी इसमें इन्वेस्टमेंट जो है इंसेंटिव लोगों को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। अगर ये कुछ लोग कहते हैं कि इसको नवाज आज था वजाहत मसूद ने या किसी ने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत की कंटिन्यूटी ना कहें आप, बल्कि इसको ये कहें कि अगर आपके यहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, लंबे 7-8 साल से जमहूरियत चल रही है, तो उसका ये शाखसाना कह लीजिएगा। उसकी वजह के तौर पर दुनिया देखती है कि यहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, आते भी हैं। तो कुछ की पॉलिसियाँ कुछ कहिएगा, ये भी एक पॉजिटिव बात है जो चल रही है और जिसको कहा जा सकता है। उधर हमारे तुर्की में फिर क्रैकडाउन, 42 सहाफ़ियों के शायद वारंट जारी। अमेरिका में फिर एक वाक़या फ्लोरिडा में, वहाँ फिर तो दुनिया वैसी की वैसी चल रही है जैसी हम कल छोड़ के गए थे। और कोई हालात जो हैं, कश्मीर भी वैसा ही है, इंडिया के साथ मामला भी वैसे हैं, अफ़गानिस्तान भी वैसा है, पीपल्स पार्टी के दुखड़े भी वैसे हैं, और अमेरिका के हालात भी वैसे ही हैं। वही का वही है जो है, उस खबरें सब बदल बदल के हम वही सुनाया करते हैं। एक खबर नहीं है, आसिफ अली ज़रदारी की बर्थडे आज बर्थडे है। हाँ जी। आज क्या तारीख है? कायम अली सर आज 25 है। 25
अच्छा तो फिर मेरा 26 ख्याल है, में सॉरी है? 26 जुलाई है आज। 26 जुलाई है, हाँ, तो मेरा ख्याल मैं एक में दिन पीछे चल रही हूँ, भेज दें फिर। मैं 12 बजे के हिसाब से चल रही हूँ। अच्छा चले, मेरा ख्याल चलिए जी, ठीक है, इसी के फिलहाल साथ वक्त हुआ बात कर नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक का, मज़ीद सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइट। जी मीर साहब, आर्टिकल ख़ास तौर पर जब आज के दिन इफ्तिखार गिलानी का और जावेद नकवी के आर्टिकल होते हैं तो कोट करता हूँ। जावेद नकवी ने ख़ैर एक मुझसे इशू पे कहा, मैं ज़्यादा उस पर नहीं करना चाहता कि वो किस तरह किसी लेबनानी स्टोर जो कायम है, वो नसरुल्लाह क्या नाम है उनके, जो हिज़्बुल्लाह के जो कायद हैं उनके अजीज़ चलाते हैं, और उससे जहाँ उसने ओम लिखवा रखा है कि तो किस तरह सब मिलजुल के रह सकते हैं उस कहानी की। लेकिन इफ्तिखार गिलानी आजकल बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी वादी के हालात बहुत मखदूश हैं और नॉर्मल करने के बजाय मोदी गवर्नमेंट जो है उसको और एक्सेलरेट कर रही है। उनका एक वज़ीर, उन्होंने कहा कि मैंने खुद दिल्ली में उनसे खुद सुना, तो उन्होंने कहा कि पहले हालात इतना इनको क्रश कर दो कि इनको ये नज़र आ जाए कि वो कुछ भी कर लें वो काबिल कबूल नहीं होगा, काबिल हसूल नहीं होगा, बल्कि और जब काबिल हसूल नहीं होगा तो ख़ुद थक हार के बैठ जाएंगे। गोया मोदी सरकार की ये कोशिश है कि किस तरह से इनको इतना क्रश करो कि ये कश्मीरी जो हैं अपनी जद्दोजहद जो कि अब इंडिजिनस है और जो उसको मानते भी हैं उससे ख़त्म कर दें जी। उन्हें कहा कि हालत ये हो गई है कि नौजवान तो नौजवान वो तो करते ही हैं, ख्वातीन तक फ़ौजी दस्तों पर पल पड़ती हैं, हमले कर देती हैं, और उनके पास कुछ नहीं, पत्थर होता है या कोई छड़ी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। यानी वो जान पे खेल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अब उन्हें आज़ादी बहुत अजीज़ है और आज़ादी के लिए काम करते हैं। लोग पूछते हैं किसके बलबोते पे काम कर रहे हो। ये हमारे एक दानिशवर ने पूछा था कि कश्मीरी किसके बलबोते पे खड़े हुए हैं, हम तो इनके लिए कुछ नहीं करेंगे, गोया हम तो खुद फंसे हुए हैं। इस तरह के इशारे किए थे। और दीन की ताबीर भी आदमी थोड़ी सी गलत कर जाए तो उसके नताज क्या क्या निकलते हैं वो इस तरह की ताबीरों से नज़र आते हैं। तो ये इफ्तिखार गिलानी उनके इस फिक्रे पर 2-3 बार तंज कर चुके हैं जी। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी कुछ खिदमत ठीक नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ये हाफिज़ सईद साहब ने क्यों रैली निकाली है। वो कहेंगे देखिए जी हम कहते हैं इंडिजिनस मूवमेंट है, ये तो हाफिज़ सईद साहब जो कि इंटरनेशनली उनका जिक्र किया जाता है कि दहशतगर्द, आज हमारी मुलाकात भी है उनसे। अच्छा तो वो तो ये कहेंगे। फिर हाफिज़ साहब ने कहीं ये कह दिया कि जी वो जो वानी था वो चंद दिन पहले उसने शहादत से मुझे फ़ोन किया था, तो गोया ये आप साबित कर देंगे कि उनके राब्ते आपसे हैं। यानी कि ये आप क्या साबित करना चाहते हैं कि फ़ोन कर दिया था, तो आप क्या तासुर देना चाहते हैं। उन्हें कहा ये हमारे सलाहुद्दीन हैं यूसुफ शाह जो उनके हिज़्बुल मुजाहिदीन के कायद हैं, पाकिस्तान में है, वो भी कहते हैं कि हम कहीं भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। पहले भी उन्होंने कहा था एक वाक़या का ये जो हुआ था पठानकोट का, ये हमने कराई। अब वो कहते हैं हम कहीं भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, यानी हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं। क्या इसका क्या मतलब है, आप क्या तासुर देना चाहते हैं। दुनिया में वो ये बेचेंगे कि पाकिस्तान जो है वो उनसे डांडे मिलते हैं इन सब के, ये दहशतगर्दी है, इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है। ये बात कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं होगी और अच्छी तरह नहीं होगी ना। बहुत सी बातें कही गई। नसमा राव ने कहा कि आप कुछ मांग लें आज़ादी के सिवा, ज़मीन से आसमान तक जो चाहते हैं हम देने को तैयार हैं। और उसने मनमोहन सिंह ने भी पॉजिटिव बयान बहुत से दिए थे कि लेकिन उनका इस सब के बावजूद मसला ये है कि कांग्रेस को तो आगे आना था। कांग्रेस के राहुल गांधी आगे आ रहे थे तो उनको पॉपुलर करना था। वो कश्मीर के बारे में कोई नरमी का तासुर नहीं देना चाहते थे। तो इस पूरी वजह से उन्हें कहा कि कश्मीरियों का हाल ये है कि गुजरात से यात्री आए, ये हुआ ना वो भ्रमण वजह, तो वहाँ उनको सिक्योरिटी नहीं थी। वहाँ के लोगों ने उनको गिरफ्त रखा, उनकी खातर तवाज़ा की, कर्फ्यू तोड़ कर जाके उनकी मदद की, खाना पीना खिलाया, सब कुछ किया। वापस जाके उन्होंने इंटरव्यू दिए और कहा कि अगर किसी ने इंसानियत देखनी तो कश्मीर पर जाके देखे। हिंदू यात्री थे, गुजरात से आए थे जहाँ से मोदी है, उसके बावजूद उनका ये तासुर था। उन्होंने कहा कि कश्मीरी तो इस मामले में जो कुछ करते हैं वो तो एक बिल्कुल अलग सूरत हाल है, लेकिन ये दुनिया को इसके बारे में किस तरह करना चाहिए। एक आर्टिकल है जिससे मैं बादल नाखास्ता पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बादल नाखास्ता इसलिए कर रहा हूँ कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तरह का लिखा हुआ बड़ा उनका कंसिस्टेंट सा नोमान सादक साहब का आर्टिकल है, अंग्रेज़ी कि इमरान खान फॉस्टियन ड्रीम्स क्या है, फॉस्टियन बार्गेन,
फॉस्ट बड़ा हमारा फॉस्टस भी कहते हैं अंग्रेज़ी वाले, तो उसका किरदार है। गोयटे ने भी उस पर ड्रामा लिखा और मार्लो का ड्रामा मशहूर है, जिसकी कुछ लाइनें भी बहुत मशहूर है अंग्रेज़ी की, जिसमें उसने खून से सर्दी में अपने खून को हीटर से हीट गर्म करके माहिदा शिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था और ये कहा था कि 30 साल तक क्लोपत्रा जो है वो उसके पास आएगी अपनी जवानी की हालत में, और उसके बाद 30 साल के बाद वो उसकी रूह जो है वो शैतान के कब्ज़े में चला जाएगी, जो कुछ करना चाहता है वो कर ले। उन्होंने कहा इमरान भी यही फॉस्टियन बार्गन कर रहा है। और साफ उन्होंने कहा कि धरना उस वक्त शुरू हुआ था जब 2-3 मिसालें दी, जिसमें एक सामने की मिसाल मिस्र की है, जिससे तमुर्रद यानी कि बगावत के जो एलिमेंट थे, जो उन्होंने कहा कि फुटबॉलर्स कुछ एक अल्ट्रास कहते थे उन्हें, उन्होंने लेके कहा कि मुर्सी के खिलाफ शुरू हुए, हालांकि किस इक़्तिदार को साल भी नहीं हुआ था और रिजल्ट किया, फौज आ गई। उसके चंद माह बाद इमरान खान ने धरना दे दिया और यूक्रेन का हवाला भी दिया, थाईलैंड का हवाला भी दिया, वो हमारे लिए ज़्यादा भारी हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही एक किस्सा लगता है यहाँ, जिस पे हमें देखना चाहिए कि हम उस वक्त मुल्क एक और मार्शल लॉ के दहाने पे पहुँच गया था। इससे बदले मिलेगा क्या हमें, क्या हासिल करना चाहते हैं? तो ये उन्होंने बड़ी कंसिस्टेंटली उन्होंने कहा कि प्ले बॉय जैसे जॉन ऑफ कैनेडी है इमरान के पीछे भी ये लफ्ज़ नहीं निकलता। उन्होंने कहा इन लोग जानते हैं मकबूल कैसे हुआ जाता है, वे औरतों में नहीं वैसे भी जानते हैं मकबूलियत कैसे हासिल की जा सकती है। तो मकबूलियत तो उनको है और नौजवान इकट्ठे भी हो जाते हैं, लेकिन इसके जैसे वो फुटबॉल अल्ट्रास जो इकट्ठे हो गए थे, लेकिन इसके नीचे कोई समझ नहीं आता कि अचानक इन्होंने कलाबाजी क्यों खाई थी और क्या इसके एग्रीमेंट थे, क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे। और फिर सारा उन्हें ख्याल था कि इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, इसकी छुट्टी कराएं नवाज शरीफ की, दोबारा सऊदी अरब 10 साल के लिए भिजवा दें और वरना ये इलेक्शन यहाँ नहीं जीत सकते। तो ये इतना हमारे लोग भी इतना खुलकर नहीं करते जितना बाहर के लोग बैठ के लिखते हैं। उन्होंने जिसका स्क्रिप्ट लिखा था वगैरह वगैरह वो पहले से जानते थे, मॉडल टाउन, ये वो सारी बातें लिखी हैं। अजाज अमीर साहब आज नाराज़ हैं, फिर ये मुझे लगता है एक पुराना आर्टिकल उन्होंने पढ़ दिया है, एक पहले भी उन्होंने इस तरह कंसिस्टेंटली लिखा था। वो ख़ास तौर पर साल्ट रेंज में उन्हें कहा बाप की जागीर है, क्यों वहाँ सीमेंट चूना वो चीज़ें मौजूद हैं जिससे वो सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए काम आती हैं। तो पहले लिखा था सीमेंट फैक्ट्रियों का जो उठने वाला वो गर्दो गबार है इलाके को, ये लिखना चाहिए होता है, क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन इसे दोबारा लिखा है, फिर बंदों के नाम लिखे हैं कुछ कि वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और वहाँ फैक्ट्री मेरे इलाके में ला के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सड़कें जो कैनाल रोड पे जो पूरी सड़क है, इसका चौड़ा करने पर भी उन्होंने लिखा था कि अब वो दरख्त वो खूबसूरत जो इर्द गिर्द होते हैं वो नहीं रहेंगे, दरख्त तो अब फिर कटे हैं, फिर चौड़ाई हो रही है, लेकिन उन्होंने नए दरख्त लगाए हैं और 1 आध साल तक शायद वो ज़्यादा तवाना और घने हो जाएँ। तो मेरे ख्याल में जब तरक्की होती है, जंगल कटते हैं या दरख्त करते हैं तो एहतजाज तो होता है। 20,000 में बिक गए सारे हरे भरे अशजार, जिनकी सांस का हर झोंका था एक अजीब तिलिस्म, कातल तेशे चीर गए उन सावंतों के जिस्म। तो ये कहानी तो आती है और आता है 20 बरस से खड़े थे जो इस गाती नहर के द्वार, गने सहाने छाँव छिड़कते वगैरह वगैरह, इतनी खूबसूरत नज़में बहुत बड़े बड़े शायरों ने लिखी हैं। लेकिन इसके साथ जब तरक्की की ये मंजिल आती है, इंडिया में क्या होता है, नक्सलबाड़ी के लगभग जंगल काट रहे हैं अपनी फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, उस पर एहतजाज है। जंगल में उनका एहतजाज डिफरेंट है, वो जंगल में छुपे बैठे हैं, बाकी वो उनकी पनाहगाहें हैं। तो लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है, ये तो खूबसूरती जो मुतासर होती है उस पर लिखते हैं। ठीक है, वो सीमेंट फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, सीमेंट तो ज़रूरत तो है, सरिया की भी है, सीमेंट की भी है, और ज़रूरत है आपको कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन आप बाहर क्यों भेज रहे हैं? हमारी मिट्टी को बेआबाद बंजर करके चूना निकाल के इसका सबका बाहर भेज रहे हैं। बहरहाल इस पर ये क्लाइमेट वाले और पुराने लोगों के साथ जो कि इस तरह के बहुत से काम, वुसअतुल्लाह खान ने आज जंगी जुराम के मुजरम साहबान के हवाले से बात लिखी है, और ख़ास तौर पर उसने कहा कि अरब हिटलर कहा उसे, चंगेज़ खान कहा जदीद अहद का सद्दाम हुसैन को, फांसी आपने लगा दी और ठीक किया, आप चलो कर दिया। लेकिन अब ये बताइए कि वो जंगी जराइम जो आपने किए हैं, और ये बात साबित हो गई है, कोफी अन्नान ने उसी ज़माने में कहा था ये अफ़गानिस्तान की, ये इराक़ की जंग गैर कानूनी है, यूएन से पूछ के नहीं गया अमेरिका और बरतानिया वगैरह। अब आपने मान भी लिया कि जो कुछ हुआ है वो गैर कानूनी हुआ है, यानी हमने गलत बताया था पार्लियामेंट को, बरतानिया की पार्लियामेंट को ये बताया गया था कि उनके यहाँ मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है, वो दुनिया को तबाह कर सकते हैं। अब जो उनकी रिपोर्ट आई है 7 साल की मेहनत के बाद, उसमें साबित हो गया कि वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी।
टोनी ब्लेयर ने माजरत की है, उन्होंने कहा आप तो जंगी मुजरम है ना, आपने जंग शुरू की, इंसानों को फांसी की बात छोड़े सद्दाम हुसैन की, बाकी सारा कुछ काम किया आपने, आपको कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा। वस्तुल्लाह खान नौजवान अच्छे मज़े के साथ उन्होंने क्या, और किसने कहा कि अब तो जंग जो है कि जंग की हौलनाकियाँ मैंने देखी है, पार्लियामेंट के एक लीडर ने तकरीर करते हुए कहा मैंने देखी है, आजकल तो जंग सिर्फ एक वीडियो गेम या एक हेडलाइन बन के रह गई है टीवी की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनती। इंसानों के इंसान मरते हैं और आपको परवाह नहीं होती क्या होती है। उसने बताया कि फ़लाँ जंग में मैंने खुद जाके उसका देखा क्या होता है, कैसा होता है। उन्होंने कहा यूएन चार्टर बना इसलिए था कि हम आइंदा नस्लों को बचाएं जंग की तबाह, पहला फिक्रा ये है जंग की तबाह कर। दूसरी जंग अजीम के बाद तो बना था ना जी, पहली जमीयत का जिसे वो कहते हैं लीग ऑफ नेशंस बनी थी, दूसरी के बाद यूएनओ बनी थी, यूनाइटेड नेशन। तो उस वक्त उसका वो उस जंग की तबाहकारियों के नतीजे के तौर पर, ये इस जंग की तबाहकारियों के नतीजे के तौर पर। इराक की जंग तो आपने यूएनओ से कंसेंट के बगैर शुरू की ना, तो वो उस पर उसने भी कहा था। और बहुत से बात ये इस वक्त जो सूरत पैदा होती है नतीजे के तौर पर जो नक्शा नज़र आता है वो इस तरह की बहुत सी बातों को ज़ाहिर भी करता है और बताता भी है कि हालात क्या हैं। लाहौर पर नूरजहाँ का शहर, नूरजहाँ वो असल वाली कि जहाँ दे दी और जन्नत ख़रीद ली। उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह ने भी क्या उसको जन्नत दी थी लाहौर, और लाहौर क्या बादशाहों का शहर था, कैसे खुश वो लोग जहाँ रहते थे। जहांगीर का मकबरा भी यहाँ है, नूरजहाँ का भी है, कैसे उसको ज़मीन पर जन्नत गिनते थे। उन्होंने कहा इस शहर का एक और बादशाह भी था, उसका नाम अली हजवेरी था, उस्मान बिन अली हजवेरी था, जिसे लोग दातागंज बख्श कहते थे, और जिसके आने के बाद ये सरजमीन सूफियों की सरजमीन बन गई थी। मदीनतुल औलिया मुल्तान को कहते हैं, लेकिन लाहौर भी कम नहीं है, ये भी वलियों की सरजमीन है। और किस तरह उन्होंने पूरे इलाके के, देखिए ये जीनियस लोग थे, ये वो लोग थे, जीनियस वो हैं जिन्होंने कल्चर बदल दिया इलाकों का। ये मज़हब नहीं बदला, सिर्फ कल्चर बदल दिया, रहन सहन का तरीका बदल दिया, सोच के अंदाज बदल दिए। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारा बादशाह था, यहीं दफन है लाहौर में, उसके बारे में कहा जाता था कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है गंज बख्श का। यानी हमारे यहाँ कुछ मजहबी बैच छेड़ देते हैं ये गंज बख्श क्या, दाता गंज बख्श क्या होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गंज बख्श कहा जाता है। क्या गंज बख्श वो था जिनके बारे में लोग समझते थे ये बड़े फैयाज हैं। उस ज़माने की ज़बान में जो काइनेज होता था इस तरह, गंज बख्श है भाई ये फयाज हैं, बांटते हैं अपनी दौलत लोगों पे। दाता गंज बख्श को दाता का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और इन्हीं के साथ जिंदा रहा, इस मानों में कि वो फैज़ बांटते थे, लंगर नहीं सिर्फ बांटते थे, फैज़ अपना बांटते थे। तो उन्होंने कहा इस खित्ते को जिस तरह बदला है और बादशाहों को भी अजीज़ हो गया, प्यारा हो गया। अच्छा, ये लाहौर का नौहा भी पढ़ते रहते हैं और कहते रहते हैं कि इसके क्या क्या असरात जो हैं उन पर हो सकते हैं जी। बहरहाल यही आर्टिकल है, आज के एक और आर्टिकल भी है, लेकिन आज मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ। जवेद नकवी का मैंने आर्टिकल का जिक्र कर दिया है और वजाहत मसूद का ये आर्टिकल था जिसमें दो फिक्रे इन्होंने अहमद मुश्ताक को याद किया है। अहमद मुश्ताक कौन थे भाई? आप कहोगे वो क्या चीज़ है? भाई ये एक शायर था, ये हमारी टी हाउस में बैठा करता था, जैसे जहार डार बैठा करता था, जैसे नज़ार हुसैन बैठा करते थे, जैसे और बहुत से लोग बैठा करते थे। और जहाँ की कल्चर की अलामत था, लाहौर एक ज़िंदा तहजीब की अलामत था ना। अमेरिका माइग्रेट कर गया कई बरसों से वहाँ है, और उसकी शायरी का जिक्र करता है कुछ थोड़ा बहुत। फिर उस घास के कते का जिक्र करता है, यहाँ कभी क्यूम नज़र बैठे हुए हैं और साबन लोधी बैठे हुए हैं और बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, ये लाहौर जो था, जो दानिश्वरों की एक तरह की गुफ्तगुओं का मरकज़ हुआ करता था, वो कहाँ गया? जिक्र तो वो इसका करते हैं, लेकिन उससे बड़ी मोहब्बत की अंग्रेज़ी शायरी का कहा कि मोहब्बत का हर तजर्बा जो है मासूमियत का कुछ मंतका छीन लेता है हमसे। उन्होंने कहा ये तो खैर मगरब वालों को तजर्बा है, हमारा ये है कि इश्क और फ़न का मकसद मासूमियत को कायम रखना है। और फिर वो सियासत पे गुफ्तगू करते हैं, वो तो हम आप सब कर सकते हैं, लेकिन ये सारी खूबसूरत बातें जो उन्होंने अलग से की हैं, इसका अपना मज़ा है और इसका अपना रंग है। ये मैंने आज मुख्तलिफ़ तरह के 4-5 आर्टिकल पढ़े हैं। इसी के साथ वक्फा लेते हैं और अपने मेहमान गिरामी की तरफ चलते हैं। आज जो बैठ चुके हैं, लेकिन हम आपको भी बताएंगे नहीं, फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इकराम सहगल साहब। किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, हैंड इट ओवर टू यू मीर साहब। जी, इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत? वालेकुम सलाम फील्ड मार्शल साहब। आज जनाब आप कराची से आ गए हैं और कराची में आज हुकूमत बदल जाएगी आपकी गैर मौजूदगी में। और क्या क्या नक्शा, क्या ये क्या आपको देखें ना, एक वाक़या नहीं हुआ, कई हुआ है।
2 वक्त हुए, डॉक्टर आसम का वाक़या हुआ तो इन्होंने रेंजर के इख्तियारात को एक्सटेंड नहीं किया। अब असद खरल का वाक़या हुआ है, अगरचे उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे लेकिन उसके नतीजे के तौर पर भी अब ये उन्होंने, वरना दे देते हैं, एक्सटेंशन भी दे देते हैं। ये पूरी क्या सूरत हाल है? कायम अली शाह तो बेचारे यानी कि मुजरम नहीं है कि उनको हम मुजरम समझें, क्या सारा नक्शा बनता क्या कश्मीर में? देखिए, सिंध के अंदर प्रॉब्लम ये है कि सिंध का जो एक्चुअल चीफ मिनिस्टर ना, वो दुबई में बैठा है। आप कायम अली शाह को बना लें, आप मुराद अली शाह को बना लें, बिलावल भुट्टो जरदारी को बना लें, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या करेगा आज? आज वो बैठ के पार्लियामेंट्री पार्टी से मशवरा करके वही बात करेगा ना जो दुबई में चीफ मिनिस्टर का बैठा हुआ है, वो बोलेगा। तो प्रॉब्लम सिंध की ये है कि सिंध की गवर्नमेंट जो है बाय रिमोट कंट्रोल चल रही है, ठीक है। सिंध में ये नहीं, सिंध के अंदर बड़े अच्छे लोग भी हैं, और अगर इतनी रेजिलियंस है कि इतनी बावजूद करप्शन और इतनी इनएफिशिएंस की गवर्नमेंट चल ही रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दूसरी बात ये है कि लोकल गवर्नमेंट को बाई डिज़ाइन वो फंक्शन नहीं करने देते, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटर्स के जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं किसी। तो मैं समझता हूँ कि सिंध एक बड़ी एक बोलते हैं ना नाजुक मरहले पर बैठी है। नाजुक मरहला क्या है? आप देखें, आपने जिक्र किया डॉक्टर आसिम का। डॉक्टर आसिम नायब के केस में और वेरियस करप्शन केसेस में, और मैं समझता हूँ कि अगर आप स्पेकुलेशन भी करें, एंड आई वुड नॉट लाइक टू कन्विक्ट अ मैन जस्ट लाइक दैट, बट अगर आप फैक्ट्स देखें सामने तो काफ़ी चीज़ें उनके खिलाफ ऐसी हैं जो साबित हो सकती हैं। तो आपने रेंजर्स की जो बोलते ना कंटिन्यूटी, आपने उस पर दाव पर लगा दी। बट जो मुझ पर जो एक बड़ी बोलते ना कि सही मानों में धक्का लगा है, वो धक्का लगा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जो कुछ हुआ कराची में वो पुलिस ने किया। आज वो कहते हैं मुझसे मशावरत की जरूरत महसूस नहीं की गई चेंज करने में। तो देखिए, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है, इनको दुबई नहीं बुलाया जाता, ठीक है। ये खुद बोलते हैं कि जी पुलिस ने की। जब आपको मुझे बच्चे को पता है कि रेंजर्स की कार्रवाई के बाद कराची नॉर्मल पर आया है, ठीक है जी। तो फिर आप ये कहते हैं कि पूरी गवर्नमेंट को दाव पर लगा देते हैं करप्शन के ऊपर, करप्शन को बचाने के लिए। असद खरल का केस क्या है? असद खरल का केस बड़ा सिंपल है। इन लोगों ने सस्पिशन पर असद खरल को पकड़ा और एक जगह ले गए। शक क्या था? शक था कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं और ये क्रिमिनल एलिमेंट्स को क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो उसकी गिरफ्तार उवैस शाह, हाँ, उसमें क्या उन्होंने कि उवैस शाह को रखा था इन लोगों ने, ठीक है जी। नाउ बात ये है कि चले रखा नहीं रखा वो तो बात की बात है, लेकिन जब उनको पकड़ के ले गए और अलॉन्ग विद अदर क्रिमिनल्स, तो ये पूरे लोग गए वहाँ पर और पुलिस के गैर मौजूदगी में उनको छुड़ा लिया। और जब वो किया तो इन्होंने बोला कि जी आप दखल ना दें। तो आप सजाद मीर साहब, बात ही होती है कि आप तो कराची में रहें, तो इसके मानी ये है कि आप डकैती करें मलीर में, ठट्टे में जाके बैठ जाए। भाई सिंध के अंदर रेंजर इख्तियार ना, ये तो बच्चों वाली बात है, एक फाटक ही क्रॉस करना है। हाँ, बच्चों वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चों वाली बात इसलिए है कि जब आपने क्राइम एक जगह में किया जुरिस्डिक्शन में और आप बाहर जाके बैठे हैं, तो पुलिस का हक है, इख्तियारात है जिधर भी जाके आपको पकड़े, क्योंकि रेंजर्स की पुलिस पावर्स हैं। तो अगर क्राइम हुआ है कराची में, तो वो अगर जाके उनको पकड़ना है गिलगित में, लोगों को गिलगित में लोग पकड़ सकते हैं, पुलिस पार्टी भेजी जाती हैं। मगर तशवीशनाक चीज़ ये है कि जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर अपहोल्ड करना, वो लोग हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को के खिलाफ जो काम क्रिमिनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये मैं 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ कि व्हेन क्रिमिनल्स फंक्शन इन द नेम ऑफ जस्टिस, जस्टिस बिकम्स अ क्राइम। और इसके अंदर ये बात ख़त्म नहीं हुई अभी जब ये बात देखिए, उवैस शाह ने इमीडिएटली बोल दिया वो पश्तो स्पीकिंग थे, ठीक है जी। आप उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को बड़ा क्लोजली देखें, बार बार जो उसको किडनैपिंग की जाती है, किडनैपर्स किस तरह ऑपरेट करते हैं और एजेंसी वाले किस तरह ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जितने लोग जानते हैं, वो जिस तरह एजेंसी किसी को उठाती है, पकड़ती है, वो पकड़ा गया, ठीक है। हाँ, हम जो शक पड़ता है, ये पड़ता है कि जब रेंजर्स ने उनके नज़दीक गए, ये पैनिक हो के फिर इन्होंने जिहादियों को ये बेचते हैं। देखिए, किडनैपर्स जो हैं अपने जो हैं उनको बेच देते हैं, जिस तरह उनने जिलानी के काम में क्या, तो जिन्होंने उनमें दूसरे उसमें शहबाज तस्हीर के तो बेच देते हैं। उन्होंने ये
बेचती, और इनकी लिंक्स होती हैं। जैसे गाड़ी, जो आदमी गाड़ी चोरी करता है कराची में, उसको एक्चुअली 80-85 हज़ार वो लेके खुश हो जाता है, वो गाड़ी बेच देता है दूसरे को, वो करते 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 वो जब आगे पहुंचती है 16 लाख की गाड़ी, वो 5-6 लाख में आपको बोलते हैं आप ले जाएं, 5-6 लाख रुपए दे जाएं। तो ये जो लिंक्स है ना, ये बहुत डेंजरस है। जब आपका लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट जो है, वो लोग खुद जो उसका प्रोविंशियल मिनिस्टर है वो आ जाता है, वो अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट प्राइमा फेस, ये तो मिनिस्टर मुल्क से बाहर ही बैठे हुए हैं जिन पर शदीद इल्जाम आते हैं। वो तो यहाँ पर ही खेल है ना जी, कि वो लेते हैं जिस तरह। अब इनके ये चाहते हैं कि इनके जितने लोग हैं ना, जितने भी आपके आधी जो कैबिनेट है वो तो वहीं बैठी हुई, ठीक है ना, इन दैट सेंस जो एक्चुअल कैबिनेट। देखिए बहुत सी बातें हासिल, अब देखें ये आपको देखोगे शर्मिला फारूकी की उस दिन बात हुई, शर्मिला फारूकी को प्ली बार्गेन, उनके एफिडेविट है क्लियर कट। उस्मान फारूकी का तो नाम इतना आया था, इनकी वालदा का भी, इनका अपने नाम भी उस जमाने में, यानी सबको पता है पब्लिक। सज्जाद मीर साहब, सलमान फारूकी साहब फेडरल ओम्बुड्समैन है आपके, उनके बारे किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है, ठीक है। बट आप सोचे, जिस मुल्क में सलमान फारूकी जैसा आदमी फेडरल ओम्बुड्समैन हो सकता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है जी। और फिर आप बोलते हैं जी मार्शल लॉ आने वाला है और ये आने वाला है, ठीक है जी, ठीक है। बात ये है कि आपको ऐसे वक्त जो है आपको देखना पड़ेगा कि रूल ऑफ लॉ कौन अपहोल्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो फिर उस गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप सोचें नेशनल सिक्योरिटी इशू से, कि आपकी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है दुबई में, एक गैर मुल्क में, बाय इटसेल्फ। आपको पता है कि कैबिनेट की मीटिंग होती है बड़ी एक बिकॉज उसके अंदर कैबिनेट के अंदर बहुत सी बातें आती हैं सेंसिटिव नेचर की, ठीक है जी। तो नेचुरली दुबई में तो सैकड़ों किस्म के इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेट करते हैं, अब सबको पता है उनके भाई सिंध में क्या होने वाला है, क्या होने वाला, तो फिर वो इंटरफेयर कर सकते हैं आपके उसमें, आपको उनकी इन्फ्लुएंस आपके उसमें आ सकती है, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं आपके एंटी पाकिस्तान। ये मुराद अली शाह कुछ कर सकेंगे जी? मुझे नहीं लगता जी, मुझे नहीं लगता। इसलिए ये नहीं कि वो सिस्टम काबिल आदमी नहीं है, देखिए काबिल है, फॉरेन एजुकेटेड, डायनेमिक है, सब चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन उसको कोई फंक्शन करने दो तो ना, फंक्शन कौन करने देगा? किसी एक तरफ से वहाँ से जरदारी साहब हर चीज़ में जरदारी साहब पर वो करेंगे, यहाँ बिलावल भुट्टो तो फ्रंट मैन है, वो तो जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जो हैं वो बस उनको फ्रंट के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि केपेबल लड़का है, केपेबिलिटी उसमें है, माँ के उसके अंदर झलक आप देखें, उसके अंदर माँ के अंदर झलक है, लेकिन उसको फंक्शन करने देना, ठीक है। ये तो फेस सब एक हिपोक्रेसी है जो डेमोक्रेसी के नाम से चल रही है। अच्छा, हिपोक्रेसी इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, ये जो हमारे बॉर्डर के मसाइल हैं जी, कश्मीर का मसला आ गया, अफगानिस्तान का इशू आ गया, कश्मीर पे तो उन्होंने अली गिलानी को, मीर वाइस को भी गिरफ्तार कर लिया, वहाँ पे आज भी प्रोटेस्ट था। उन्होंने अपने स्कूल से बच्चों को ये कह दिया इंडिया ने इस्लामाबाद के स्कूलों में दाखिला ना कराएं, विड्रॉ करें, नॉन स्कूल गोइंग स्टेशन डिक्लेयर कर दिया एक तरह का, जिसको वो अपने टर्म में कहते हैं। हमारे वज़ीर दफ़ा ने अपनी कमेटी में सेनेट की जो है उसमें कहा है कि इंडिया से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और ड्यूलैंड के बारे में कहा कि भाई ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, बाकी बातें छोड़ो। क्या नक्शा क्या है ये? अब इकट्ठा हो गया अफगानिस्तान और इंडिया, कश्मीर और पाकिस्तान सारा। ये देखिए, इंडिया को ओवर ड्राइव में चला गया है जब से ये सीपेक का बात आया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो खाली एक रोड नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट चेंज कर देता है पूरे इस इलाके का। और इसके पीछे देखें दो बातें हैं। आप सोचें कि रूस जो आपका सख्त मुखालिफ था और इंडिया का सख्त हामी था, ठीक है, और जिसने 1968 से लेके 1968 का मैं बता रहा हूँ आपको डिफेंस मटेरियल उसने बंद कर दी, आप पर बंद कर दिया, वही रूस आपको डिफेंस मटेरियल दे रहा है। आपको आपकी जो आपको चीज़ें ज़रूरत है, बोलता है कोई चीज़ ले जाओ, ठीक है। उसने इतना तक आपके एयरफोर्स के वहाँ पर देखें हेलीकॉप्टर, यहाँ पर हमें पता है आपको, एक छोटी सी बात है, हेलीकॉप्टर वर्कशॉप आपकी जो होती है, मेंटेनेंस वर्कशॉप होती है, वो आपको 2-3 साल और बड़ी बातें होती है, उसने 9 महीने में लगा दिया, ठीक है जी। उन्हें बोला जी आप टैंक्स ले लो हमसे, उन्हें बोला एयरक्राफ्ट ले लो हमसे, ठीक है।
ये स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट जो होती ग्रेट पावर्स की कि चाइना और रूस के साथ, और सिमिलरली फिर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट करना इंडिया को अगेंस्ट दिस थिंग। अब देखिए अफगानिस्तान तो कुछ नहीं है, अफगानिस्तान तो बोलते हैं ना काबुल में महदूद है, ठीक है। वो क्या अफगानिस्तान का जो प्रेसिडेंट का रिट है वो वहाँ पर हेराट में चलता है या उसका रिट मज़ार शरीफ में चलता है, वहाँ रशीद दोस्तम है, यहाँ पर मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो हेराट में कोई और है, ठीक है। बात ये है कि सिंपल बात ये है कि अफगानिस्तान तो डिस्कनेक्ट है, अफगानिस्तान तो इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इवन दो आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स को ठीक पता है कि विदाउट पाकिस्तान देयर इज़ नो सोल्यूशन टू अफगानिस्तान, ठीक है। और आपको पता है कि पिछले दिनों सेनेटर जब जॉन मकेन यहाँ पर आए थे और वो एक बाईपार्टिजन कांग्रेस डेलीगेशन लेके आए थे जिसमें लिंडसे ग्रैहम और भी लोग थे, ठीक है जी, रिपब्लिकन डेमोक्रेट सब मिल करके। उन लोग जब गए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया लफ्ज़ अनबिलीवेबल, ठीक है जी। आपको पता है जॉन मैकेन को पता था नॉर्थ वियतनाम में जो वियतनाम में पैसिफिकेशन प्रोग्राम थी, उसने यहाँ देखा कि आईडीपीज़ वापस आ रहे हैं, पैसिफिक हो गया है, वो हक्कानी नेटवर्क का नामो निशान वहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने आके लोगों से एहतजाज किया कि आपने हमें क्या रबिश फीड करते रहे, ठीक है जी। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि यू नो इसमें जॉन मैकेन इज चेयरमैन ऑफ द सेनेट आर्म फोर्सेस कमेटी, और इसके आर्म फोर्सेस कमेटी के लोग आए थे साहब, तो उन्होंने साफ बोला, उन्होंने बोला कि जब पूरी सेनेट अगर वोट करती तो 80% वुड हैव वोटेड फॉर यू, कि आर्म फोर्सेस कमेटी में हमें ये था। तो आई थिंक थोड़ी डिस्कनेक्ट है, और आप ये डिस्कनेक्ट रहेगी जब तक ये नई गवर्नमेंट पावर में नहीं आती, जो भी आती है, क्योंकि या तो ट्रंप साहब आते हैं या हिलरी क्लिंटन आती है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता आपकी डिस्कनेक्ट रहेगी अमेरिका की। इलेक्शन ईयर में आप, लेकिन ट्रंप ने भी, हालांकि अब तो ट्रंपाइजेशन की इस्तेलाह भी इस्तेमाल शुरू हो गई है, लेकिन उन्होंने भी कहा है, जो मैनिफेस्टो जारी किया, कि पाकिस्तान के साथ हम अपने ताल्लुकात बेहतर रखेंगे क्योंकि खित्ते में अमेरिकन प्लान उससे हट के नहीं बनता। बिल्कुल, जो उनको रियलाइजेशन है, रिपब्लिकन पार्टी जनरली रिपब्लिकन पार्टी की जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उनकी थिंक टैंक्स वगैरह में काफ़ी असर रसूख होता है, उनकी रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान की प्री एमिनेंट पोजीशन है, जियोपॉलिटिकल पोजीशन। पता है किसको नहीं पता ये बात? पाकिस्तानियों को नहीं पता है, बाकी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की जाने न जाने गोली न जाने बाग तो सारा जाने है पाकिस्तानियों को नहीं पता। देखिए, आप अपना जो है ना लेवरेज नहीं करते, अपने को अपनी जो प्रीमियम पोजीशन लेवरेज नहीं करते, ठीक है। और प्रॉब्लम ये आता है कि क्योंकि आपकी अपनी सर्वाइवल की खातिर, इंडिविजुअल सर्वाइवल की खातिर, आप जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको आप डाल देते हैं। जिस तरह जनरल मुशर्रफ साहब ने ऐसा टेलीफोन कॉल के ऊपर कर दिया था, भाई आप उस पर बार्गेन करते, आप बार्गेन करके जी हमें ये करो। तो अमेरिकी भी हैरान रह गए कि हमने मांगा कुछ थोड़ा सा, उन्होंने बोला जी हमने बोला था उसको कि 7 पॉइंट्स हैं हमारे, तो उसमें कॉलिन पॉवल ने अपने किताब में लिखा है, तो उन्होंने बोला कि मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर सम हार्ड बार्गेनिंग आई विल बी एबल टू गेट 3 पॉइंट्स। तो बोलते 1 मिनट के बाद मुझे 7 पॉइंट्स मिल गए, बोलते आई वाज स्टम्प्ड बाय दिस, ठीक है ना। मगर वो पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात थी, उन्हें पाकिस्तान फर्स्ट करके माने उन्हें ये पूरी अपनी वो। अच्छा, ये ख्वाजा आसफ ये कहते हैं इंडिया से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, यानी कि वो कहते हैं कि जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि हम इतने मुज़ाकरात कर चुके हैं, लेकिन आप अगर एक दो तरफा मुज़ाकरात हों, आप कहें मैं मानता ही नहीं हूँ, तो आप क्या कर लेंगे? नहीं, देखिए, दुनिया कहती है उनसे मुज़ाकरात करो, वो हमारा तजर्बा ये है कि मुज़ाकरात हो ही नहीं पाता। वो सच भी बोलते हैं और गलत भी बोलते हैं। सच इसलिए बोलते हैं कि एट दिस मोमेंट जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा एक स्टांस ले लिया है आपका कि आपको मुज़ाकरात के कोई वो नहीं है, क्योंकि वो एक स्टबन स्टैंस है। लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी के साथ भी डायलॉग आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। देखिए, आप तो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, आपकी फ्लैश पॉइंट बहुत एक वो है, ठीक है। और आप अगर ये चीज़ एस्केलेट हो जाएगा विदाउट डायलॉग, तो इट कैन लीड टू अ कैटास्ट्रोफी, ठीक है ना जी। तो आपको उस डायलॉग जारी रखना पड़ेगा, आप डायलॉग बंद नहीं कर सकते। ये ख्वाजा आसिफ साहब की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स उनका काम नहीं था। ये अगर हमारे मियां नवाज शरीफ साहब अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर परमानेंट बना दें तो वो फॉरेन मिनिस्टर काम है। बट चलो जो कुछ भी है, सत्ताई साहब आप देखें कि ठीक ठाक जवाब देते हैं। और मेरा ख्याल में वो सेनेट की कायमा कमेटी ने सवाल पूछा होगा ना
कि इस ज़ाहिर है कि डिफेंस का भी ताल्लुक इस मामले में आ जाता है। उस पर उन्होंने जवाब दिया कमेटी में, और उस कमेटी की सारी खबरें फिर बाहर आती हैं। देखिए ये भी गलत बात है। आपको पता है DGMO जो हैं दोनों मुल्क के, वो उनकी हॉटलाइन है, वो आपस में बात करते हैं, ठीक है जी। आप वो रखते हैं सो दैट आपकी फ्लैश पॉइंट कश्मीर में जो है वो ना हो, पर्टिकुलरली नाउ डेज। देखिए ना, अभी इंडिजिनस वहाँ पर है मूवमेंट, और आपने बड़ा सक्सेसफुली किया, और मैं बड़ा इनफैक्ट बड़ा खुश हूँ कि आपने जिस तरह कहा कि हाफिज़ सईद साहब वगैरह को ये और इनको अपने ज़ात की खातिर फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वो इंडिजिनस अपराइजिंग है और बहुत सक्सेसफुल है। और मैं बताता हूँ, टू कोट उमर अब्दुल्ला, वो बेस्ट रिक्रूटिंग ग्राउंड है अभी फॉर अपराइजिंग, कि जिस तरह वो जालिम हरकतें कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं जामी साहब, ये खाली आप और मैं नहीं कह रहे, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। उनने 1500 केसेस में से 200 केसेस को खुद स्टडी किया, और मोस्ट ऑफ दिस केसेस 67 ऑफ देम पर्टेन टू कश्मीर, और उनके एवरी थिंग इज अ फैक्ट और ब्रुटैलिटी इज अ फैक्ट। तो देखिए, जब ये सब चीज़ें हैं आपके सामने, तो आप लेट द थिंग टेक इट्स कोर्स, डू नॉट डू थिंग्स विद, फिर वो इंडिया का मतलब यह है कि जब इंडिजिनस इतनी अपराइजिंग है कि आपको बाहर से ये कहने की जरूरत नहीं है कि भाई हम भी हैं, हम आप सफारती ताउन करें, मदद करें, बजाय इसके कि हम ओन करना शुरू कर दें कि मेरी फ़ोन पे बात हुई थी वगैरह वगैरह। वो देखें जी, यहाँ पर बोलते ना फेलियर is an orphan and success has many fathers। तो वो सक्सेसफुल अपराइजिंग की जरूरत, यहाँ पर क्लेमेंट शुरू यहाँ हो गए, जाते तो है नहीं, खुद जाए ना वहाँ पर। अगर इतनी जरूरत है इनमें तो जाए वहाँ पर, खुद जाए वहाँ पर। वो कहते हैं कि वहाँ तो अब नौजवान ही नहीं बल्कि औरतें भी जो हैं वो फौजियों के साथ उलट पड़ती हैं, हमला कर देती हैं। वीडियोस देख लें आप, उनकी फोटो बोलते हैं ना, फोटोग्राफ्स इज वर्थ 1000 वर्ड्स, ठीक है। वो फोटोग्राफ देख लें, उनके अंदर बड़े क्लियर लगे, आप जिस तरह वो कर रहे हैं इट इज़। और देखें, सबसे बड़ी बात है जो एक बोलते हैं ना वायलेशन है ऑफ नॉर्मल इंटरनेशनल लॉज, वो पैलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और पैलेट्स इस्तेमाल करके वो आंखों की तरफ एम कर रहे हैं लोगों की, और बहुत लोगों की इंजरीज जो हुए हैं वो आंखों में हुई हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे वो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर लेके जाएंगे, तो पहले क्यों नहीं लेके जाते हैं हम? कभी जब वाक़या होता है तो हम उठ खड़े होते हैं। सब हम प्रोएक्टिव नहीं हैं, हम आप करते हैं। पहले दिन जब ये शुरू हुई थी, मैं आपसे बात हो रही थी, तो मैंने ये कहा था कि जी इनके पास इतने लोग हैं, पुराने सफ़ीर रिटायर्ड हैं, अवेलेबल हैं, इमीडिएटली इनको डिस्पैच कर देना चाहिए था। तुम सोमालिया में तुमने काम किया, तुम चले जाओ सोमालिया, तुम सऊदी अरेबिया में तुम चले जाओ। वो जाके खाली उनकी गवर्नमेंट से नहीं मिलते खाली, बट उनकी जो उनके अपने कॉन्टैक्ट थे, मीडिया था, ये था, वो था, इसको इंटरनेशनलाइज खाली आप एक जगह पे नहीं, खाली यूनाइटेड नेशन में नहीं कर सकते, या किसी और, आपको इसको पूरी मीडिया के अंदर आप पूरे प्रोलिफरेट करना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है ना, वो एक फोकस जो होती है, वो एक होती है कि गवर्नमेंट दुबई से रन करो या लंदन से रन करो। ठीक बात है, शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत तफसील के साथ। मैं बस एक बात आपको कहना चाहिए, आपने नूरजहान की बात की थी। ये 65 की जंग के बाद बड़े लोग आए थे नूरजहान के गाने सुन सुन के फौज में, तो वो कमीशन जब होते थे उनको बोलते थे नूरजहान कमीशन। हाँ, लेकिन ये दूसरी नूरजहां थी, ये भी इसका भी कम नहीं था। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच इकराम साहब, और थैंक यू सो मच मीर साहब। मुझे मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।